हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में 11 क्लास की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है पार्ट 2 उसके बारे में हम देखने वाले हैं। भारत का भौतिक पर्यावरण इसका नाम है इस बुक का। सबसे पहला इसमें जो चैप्टर है वो है भारत की स्थिति एवं विस्तार, दूसरा संरचना तथा भूआकृति विज्ञान, तीसरा अपवाह तंत्र, चौथा जलवायु, पांचवा है प्राकृतिक वनस्पति, छठा है मृदा, सातवां है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं यानी कि आपदा प्रबंधन। ये जो बुक है 9th क्लास का जब आप बुक पढ़ेंगे बिल्कुल वही बुक ये भी है, बस इसमें उससे ज़्यादा विस्तार में दिया गया है। अब चूंकि 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका फुल जो नोट्स है वो बन चुका है, तो इस नोट्स में हम उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जो उस नोट्स में नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ को दो जगह लिख के पेज बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 9th क्लास में इसका जो बेसिक है वो आपको 9th क्लास में मिलेगा उस नोट्स में। यहाँ पे देखिए दूसरे चैप्टर से हम शुरू करते हैं, संरचना तथा भूआकृति विज्ञान, जिसमें शिवालिक के बारे में डिटेल में बताया गया था। जो पूर्वी भारत है उसमें जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में इसमें डिटेल में दिया गया है, जो कि 9th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो इस तरह से इस एनसीईआरटी में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पर्वतों के बारे में 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी काफ़ी विस्तार से दिया गया है, इसलिए जो वहाँ पे छूट गया है उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उस चैप्टर से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, कुछ पहाड़ियां हैं जिनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब तीसरा चैप्टर शुरू होता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में जो ड्रेनेज पैटर्न है उसमें वृक्षाकार, अरिये और जालीनुमा, ये सभी चीज़ें 9th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं है। जो लोग एनसीईआरटी का नोट्स लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, वो इस नंबर पर मैसेज करके और परचेज कर सकते हैं, डिटेल आपको मिल जाएगा। और जो लोग नहीं लेना चाहते हैं वो यहाँ से देख के अपना नोट्स बना सकते हैं। नमामि गंगे परियोजना के बारे में इसमें दिया गया था, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। पश्चिम वाहिनी नदियाँ जो हैं और उनकी क्या लंबाई है उनके बारे में। उसके बाद पूर्व वाहिनी नदियाँ जो हैं वो कौन सी हैं, उनकी लंबाई कितनी है उसके बारे में। हिमालयी नदियाँ और उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ में अंतर क्या है और किस आधार पर है, जैसे उद्गम स्थल, प्रवाह प्रवृत्ति, अपवाह के प्रकार, नदी की प्रकृति, जल ग्रहण क्षेत्र, नदी की आयु, इन आधारों पर इनमें अंतर है उनके बारे में दिया गया है। अब बात करते हैं अध्याय 4 की। ये भी अध्याय 9th क्लास की एनसीईआरटी में है, वहाँ पे इसके बेसिक के बारे में चर्चा हुई है और उस नोट्स में मेंशन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वही चीज़ों को लिखा है जो उस एनसीईआरटी में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इन सब के बारे में जो वहाँ पे नहीं है लिखा गया है। मानसून का भारत में प्रवेश कैसे होता है, कब होता है उसके बारे में है, और मानसून में विच्छेद कैसे होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ से वीडियो पॉज करके आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट नोट्स है ये, क्योंकि 9th क्लास में इसकी सारी चीज़ें कवर है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर जो लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं उनको 11 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कवर है। उसके बाद है मानसून का निवर्तन। मानसून का निवर्तन क्या है, यानी कि मानसून का निवर्तन का मतलब होता है लौट जाना। उसके बाद है मानसून के बारे में, मानसून है क्या, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हैं, ये तूफान कैसे होते हैं, जिससे वर्षा भी होती है, जैसे आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा के बारे में बीपीएससी में पिछले साल जो टीचिंग एग्जाम है उसमें पूछा गया था, और ये जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया था आम्र वर्षा के बारे में। ये जो वर्षा होती हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, इनको याद रखिएगा। फूलों वाली बौछार है, काल बैसाखी है तीसरा, और चौथा है लू, और इन सभी के बारे में। जलवायु काफ़ी अच्छा चैप्टर है किसी भी आयोग के एग्ज़ाम के लिए, तो जलवायु को काफ़ी जो है डिटेल में भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से ही आजकल जो है सब कुछ इधर उधर हो गया है। उसके बाद है न्यून वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य हैं, और अपर्याप्त वर्षा के क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं। जलवायु के प्रकार क्या हैं और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनको कैसे लोकेट करते हैं, इंडिकेट कैसे करते हैं, इनको इसके बारे में यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेटिकल यहाँ पे दिया गया है, तो इनको आपको लिख लेना है, जो कि 9th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं था, ठीक है। और अब बढ़ते हैं अध्याय 5 की तरफ, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति को तो हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6 में, 7 में, उसके बाद 9th में भी हमने पढ़ा है, उसके बाद हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। तो कई जगह हमने इसको एनसीईआरटी में पढ़ा है, और एनसीईआरटी पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आप एक चैप्टर को कई क्लासों में पढ़ते हैं, और उसका बेसिक, उसके बाद उससे एडवांस, उसके बाद एकदम जो विस्तृत अध्ययन होता है वहाँ तक हम 12 में पहुँच जाते हैं। वानिकी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, सामाजिक वानिकी,
उसमें कई प्रकार की वानिकी होती है, शहरी, ग्रामीण, फार्म वानिकी। उसके बाद वन्य प्राणियों के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से वन्य प्राणी हैं भारत के क्षेत्र में, भारत के राज्यों में। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में जो शुरू किया गया था, और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो 1992 में उसके बारे में है। जीवों को बचाने के लिए जो संरक्षण योजना शुरू की गई थी उसके बारे में है। जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र कुछ हैं भारत में, मुख्य उनके बारे में दिया गया है। जैसे नंदा देवी है, नंदा देवी कब बनाया गया और क्या उसकी विशेषता है, वनस्पति कौन सी है, वन्य प्राणी और अन्य प्राणियाँ कौन कौन से हैं। उसके बाद है सुंदरवन जीव मंडल नीचे। सुंदरवन में कितने क्षेत्र हैं और मैंग्रोव वन है उनके बारे में। मन्नार खाड़ी जीव मंडल नीचे है, उनके बारे में दिया गया है कितने क्षेत्रों में है, कौन कौन से द्वीप हैं और क्या क्या उनकी विशेषता है, कितनी पौधों की प्रजातियां हैं, इस तरह से उनके बारे में दिया गया है। फिर है अध्याय 7 लास्ट, ये सबसे बड़ा चैप्टर है क्योंकि ये है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन को हम 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में लास्ट में पढ़ते हैं, तो उस तरह से ये आपदा प्रबंधन है। और इसमें प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण किया गया है, जैसे 4 प्रकार की होती है, वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय, जैविक। तो भारत में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में होती हैं, ये भारत का मैप है जिसमें ये लोकेट किया गया है कि जो आपदाएं हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है और माध्यम कहाँ है। इस तरह से भूकंप के बारे में सबसे पहले दिया गया है, तो भूकंप के प्रभाव भूतल पर, मानवीकृत ढांचों पर और जल भरण पर क्या प्रभाव पड़ता है भूकंप का, उसके बारे में दिया गया है। भूकंप न्यूनीकरण के बारे में दिया गया है कि भूकंप नियंत्रण के लिए क्या क्या करना चाहिए। सुनामी के बारे में है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में भी इस चैप्टर में दिया गया है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में यहाँ पे है और उसकी संरचना कैसी है, और चक्रवातों का क्षेत्रीय और समयानुसार वितरण कैसा है। उसके बाद है बाढ़ आपदा के बारे में दिया गया है, और बाढ़ जो है किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा है, उसके कारण क्या है, मानवीय क्रियाकलाप क्या है, और उसके बाद बाढ़ का परिणाम क्या होता है, इनके बारे में दिया गया है। सूखा की कैसी स्थिति है भारत में, और सूखे के सबसे पहले प्रकार क्या हैं, जैसे मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, कृषि सूखा, जल विज्ञान संबंधी सूखा, पारिस्थितिकी सूखा, इस तरह से सूखे के प्रकार हैं। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है अत्यधिक, अधिक, मध्यम और न्यूनतम, ये सभी कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनके बारे में यहाँ पे है। उसके बाद हम देखते हैं भूस्खलन लास्ट है, और इसके कारक क्या हैं, कौन से कारक हैं, और सबसे जो सुविधता वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, और मध्यम, अधिक, इस तरह से दिया गया है। अन्य जो राज्य हैं उसमें, और इसका परिणाम क्या होता है, निवारण कैसे इसका किया जाए। लास्ट में है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। आपदा प्रबंधन और निवारण की 3 अवस्थाएं हैं, जैसे आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के पश्चात हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इस तरह से कंप्लीट होता है 11 क्लास की पार्ट 2। धन्यवाद।